अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फ़िज़िक्स 101 का लेक्चर नंबर 38 करते हैं, जो कि थर्मल फ़िज़िक्स का आखिरी लेक्चर है। आई मीन कि 3 है वो, ठीक है। इसके बाद हम थर्मल फ़िज़िक्स की बात नहीं करेंगे। इसका पॉइंट नंबर 1 है जी कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं। डेट फ्लो, जो फ्लो करती है फ्राम अ हॉट टू अ कोल्ड बॉडी, हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है द स्टडी ऑफ हीट, हीट को स्टडी करना, ठीक है। कंसिडर एज अराइजिंग फ्रॉम द रैंडम मोशन ऑफ बेसिक कांस्टेंट ऑफ मैटर इज एन एरिया ऑफ फिजिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अच्छा, इसको मैं सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ कि सिंपल वर्डिंग में ना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम थर्मोडायनामिक्स की ब्रांच है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो कि इसमें हम हीट के बारे में पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल से लेके माइक्रोस्कोपिक लेवल तक, ठीक है। इसमें एम हमारा क्या होता है जी, इट्स एम टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे जो मकसद होता है वो क्या होता है कि प्रिडिक्ट मैक्रोस्कोपिक। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो क्या होता है, बड़े। आई मीन के एक होता है माइक्रो, अगर यहाँ पे आई होता तो वो होता माइक्रो, आई मीन के छोटे जानदार या छोटी चीज़ें। यहाँ पे लफ्ज़ मैक्रो है, लाजमी याद रखिएगा। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ऑप्शन आ सकता है कि एमसीक्यू आ सकता है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक क्या होती है जी, मैक्रोस्कोपिक के बारे में हम स्टडी करते हैं हीट के रिलेटेड, ठीक है, लार्ज स्केल। अब क्या होता है कि इट्स एम, इसका एम होता है टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट, अंडरस्टैंड करना और प्रिडिक्ट करना किसको, मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना को, एंड कैलकुलेट प्रॉपर्टीज ऑफ बिग सिस्टम। नहीं, बिग सिस्टम यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक था, लेकिन मैंने यहाँ पे बिग लिख दिया ताकि आपको चल जाए पता कि मैक्रोस्कोपिक बिग को भी कहते हैं। फॉर्म इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, सही है। इसमें हम छोटे मॉलिक्यूल से लेके बड़े मॉलिक्यूल तक पढ़ते हैं कि छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हीट किस तरह पहुँचती है, लेकिन मेनली यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक वर्ड ही यूज़ किया गया है आपके हैंडआउट्स में। तो अगर आ जाए तो आप मैक्रोस्कोपिक को ही क्लिक करेंगे, ठीक है, टिक करेंगे। अब बात करते हैं जी टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर की यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है, टेम्परेचर मेजर द एवरेज एनर्जी ड्यू टू एटम मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एटम मोमेंट की वजह से आती है, यानी कि एटम्स के मोमेंट करने की वजह से जो चीज़ आपकी क्रिएट होती है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। एक सिंपल अल्फाज में बताऊं तो एक बर्तन है ना, ठीक है, उसके अंदर अगर पानी पड़ा हुआ है, कुछ ठंडा है, तो उसके एटम भी रेस्ट में होंगे या फिर हल्की बुल्की मूवमेंट कर रहे होंगे। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसके जो एटम होते हैं वाटर के, फास्टली रैंडम मोशन करेंगे, कोई इधर को जा रहा होगा, कोई इधर को जा रहा होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है, एटम की मूवमेंट अगर हम बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है। तो ये था हमारे पास टेम्परेचर। आगे हीट क्या है जी, हमारे पास हीट इज़ द एनर्जी होती है जो कि ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ये हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस है कि टेम्परेचर होता है हमारे पास एटम की मूवमेंट की वजह से, और हीट क्या होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मुंतकिल होना। आगे है जी हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है जी, कहता है कि इमेजिन इमेजिन करें अ गैस सो डिल्यूट दैट एटम्स रोरली कोलाइड, जो कि वो रोरली कोलाइड कर रहे हैं विद ईच अदर। तो इस गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस की अगर आ जाए कि व्हाट इज आइडियल गैस, तो वो गैस होती है इसमें डिल्यूट होता है हमारे पास एटम्स रोरली कोलाइड, ठीक है, रोरली कोलाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, अब एक दूसरे के साथ, उसको हम कहते हैं आइडियल गैस। उसमें क्या होता है जी, हमारे पास जो प्रेशर होता है, अब वो, अच्छा ये सिंपल बताया गया है कि प्रेशर डायरेक्ट रिलेशन में है टेम्परेचर में, ठीक है। अब ऐसा ही है, जैसे ही आप टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हो तो आपका प्रेशर बढ़ता है। हम पहले बढ़ चुके हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एटम्स की जो मूवमेंट होती है उस गैस की वो बढ़ेगी, आई मीन कि वो और ज़्यादा फास्ट कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, तो वो जितना ज़्यादा टकराएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये सिंपल गैस के लिए बात हो रही है। बट फॉर एन आइडियल गैस, लेकिन आइडियल गैस के अंदर कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसमें वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशन में होता है टेम्परेचर के साथ। ये सिंपल गैस के लिए था कि उसमें जो प्रेशर है जी, या टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर के। लेकिन आइडियल गैस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशन में है टेम्परेचर के। क्लियर। आगे आता है जी हमारे पास के प्रेशर इज़ रिलेटेड टू द आउटवर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब देखो प्रेशर की बात की जा रही है, प्रेशर एक फोर्स होती है हमारे पास जो कि यूनिट एरिया में लगती है, एग्जैक्ट बाय अ गैस, गैस के ऊपर, द कंटेनर वॉल, कंटेनर की वॉल के ऊपर, सही है। यहाँ पे हम सेकंड अप्लाई करते हैं, जो कि होता है हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। क्या होता है F इज इक्वल टू एम ए, एक ही जगह हम लिखते हैं ना V और T, तो V और M हमारे पास मोमेंटम बन जाता है और T हम एज इट इज़ नीचे आ जाता है, ठीक है। इसको हम मोमेंटम कहते हैं।
सही है, ये टर्म याद रखिएगा कि ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि ये प्रेशर की टर्म आती है मोमेंटम के लिहाज से। अभी किस तरह आती है मैं बता चुका हूँ कि मोमेंटम की जगह हम ए की जगह जो आते हैं, देखो मैं यहाँ से समझाता हूँ। अगर हमारे पास इस तरह है ना, इसको क्या मोड पड़ गया तो एफ इज़ इक्वल टू हमारे पास एम ए होता है, ठीक है। अब ए की जगह अगर हम वो लिख दें, ठीक है, वी बाई टी लिख दें, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा हमारे पास मोमेंटम और टी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये टर्म बनती है। आगे हम बात करें जी पॉइंट नंबर 6 की बात करें, तो पॉइंट नंबर 6 काफ़ी आसान सा है कि हीट वजह बनती है चेंज ऑफ फेज इन मैटर की एक शक्ल में दूसरी शक्ल में बदलने के लिए, ठीक है। पॉइंट ए है, अगर हमारे पास वाटर है, ठीक है, पानी है ना सिंपल, उसको अगर हम हीट करते हैं तो स्टीम में चेंज होता है। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। अगर हम स्टीम को मोर हीट करें तो उसके जो एटम है वो अलग हो जाएंगे। अब स्टीम की बात कौन कर क्या कर रहा है, स्टीम में क्या होता है, H2O होता है। H2O मीन के H2O पानी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर हम स्टीम को मोर हीट करते हैं तो इसके हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं। ये वहाँ पर वर्डिंग में थी, लेकिन मैंने आपको सिंपल बताने के लिए अलग अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इन दोनों को और हीट करें, इफ़ अ गैस ऑफ एटम, अगर इन एटम को और हीट करें तो गैस हॉट इनफ, गैस इतनी हॉट होती है कि देन द एटम्स कोलाइड वायलेंटली, ये बहुत आपस में मतलब कि काफ़ी ज़ोर से टकराते हैं। डैट दे लूज इलेक्ट्रॉन, तो इनके इलेक्ट्रॉन आतम निकल जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं जी, आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज क्या होता है, अगर कोई भी गैस अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो वो हमारे पास आयोनाइज बन जाती है। इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है। आगे अब बात करें पॉइंट डी पे, मोर हीट, अगर हम इस आयोनाइज गैस को, यानी कि जिसके इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, वो विल हीट ब्रेक अप एटम, ठीक है। अगर हम इसके और इसको हीट करें, किसको, आयोनाइज गैस को, जिसके इलेक्ट्रॉन अलग हो चुके हैं, तो जो उसका एक एटम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, बाकी क्या बचा, न्यूक्लियस। तो वो भी इसका न्यूक्लियस जो होता है वो भी टूट जाएगा अगर उस गैस को हम मोर हीट करें। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह एक हॉट वाटर से देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे अलग हो चुके हैं, तो वो किसकी वजह से हुए हैं, हीट की वजह से हुए हैं। तो हीट मैटर की एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज आने की वजह बनती है। आगे आते हैं हमारे पास एवेपोरेशन। एवेपोरेशन आपको पता क्या होता है, जिसे हम बुखारात भी कहते हैं, ठीक है। एवेपोरेशन कहते हैं जी, इसकी उर्दू मुझे बोल गई है, छोड़ो। एवेपोरेशन क्या होती है, पानी का स्टीम में कन्वर्ट होना एवेपोरेशन कहलाता है, ठीक है। सिंपल, आपको इतना ही जानना काफ़ी है। अब पॉइंट नंबर 8 है जी हमारे पास, टू मेल्ट अ सॉलिड, जो अगर हमारा एक सॉलिड है उसको अगर मेल्ट करते हैं तो वी मस्ट सप्लाई द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को इस्तेमाल करते हैं। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है पिघलना, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में आना फ्यूजन कहलाता है। तो उसके लिए हम LF यूज़ करते हैं, तो फॉर यूनिट मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसके लिए हम जो अक्वेन यूज़ करते हैं वो होती है हमारे पास Q इज़ इक्वल टू MLF। अब LF के हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ये याद रखिएगा कि सॉलिड को मेल्ट करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं हो रहा होता। अब बी आता है जी, द वेपराइज, टू वेपराइज अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को वेपराइज करने के लिए फॉर मास एम वी मस्ट सप्लाई द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हम क्या यूज़ करते हैं जी, हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास LV होती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ LV आ जाएगा इस LF की जगह, किसमें, वेपराइजेशन के लिए। तो इसमें भी हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अगर हम बात करें जी कि टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एक सब्सटेंस की टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए तो हम मस्ट सप्लाई द स्पेसिफिक हीट, तो हम स्पेसिफिक हीट को यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास C होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा टेम्परेचर होता है जी MC ∆T। ये हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए हम इक्वेशन है वो यूज़ करते हैं। तो इसमें भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें आ सकता है वो है हमारे पास एंट्रोपी। ये काफ़ी कह लो कि कन्फ्यूजेबल लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, आपको समझ नहीं आएगी, आप पढ़ के देख सकते हो हैंडआउट्स में, लेकिन मैंने काफ़ी शॉर्ट टर्म समझाने की कोशिश करूँगा अगर आपको आगे। तो इज़ अ मेयर ऑफ द डिसऑर्डर, ठीक है, ऑफ सिस्टम। ये डिसऑर्डर को बताता है कि सिस्टम में कितना डिसऑर्डर आ चुका है। एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बर्फ़ है वो पिघलती है पानी के ऊपर, तो वो बताता है कि इसमें कितनी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, तो वो हमारे पास एंट्रोपी बताता है, ठीक है। एंट्रोपी आल्सो डिस्क्राइब हाउ मच एनर्जी इज़ नॉट अवेलेबल टू डू वर्क, कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए नहीं होगी वर्क को करने के लिए।
सही है। उसके अलावा जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एनाट्रोपी किस पे डिपेंड करती है, हीट पे डिपेंड करती है और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। यानी कि जितनी एनाट्रोपी इंक्रीज़ होगी अगर हम गैस को हीट ज़्यादा देंगे गैस को, ठीक है? और इसी तरह एनाट्रोपी हमारी इंक्रीज़ होगी वॉल्यूम के साथ-साथ। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई थी पॉइंट नंबर 10 के ऊपर कि एक हमारे पास हॉट गैस है और एक हमारे पास रस्ट गैस है, तो दोनों में एनाट्रोपी किस में ज़्यादा होगी? मैंने बताया कि एनाट्रोपी इंक्रीज़ करती है हीट के साथ। तो हॉट गैस के अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो हमारी एनाट्रोपी भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। इसी तरह ऐसी गैस जो रेस्ट में है यानी जिसका टेम्परेचर लो है, ठीक है, उसकी एनाट्रोपी भी कम होगी। ये इन दोनों से एमसीक्यूज आ सकता है कि किस गैस की एनाट्रोपी ज़्यादा होती है, इंक्रीज़ करती है वो गैस जिसका टेम्परेचर हाई हो या जिसकी हीट ज़्यादा हो, ठीक है, और जिसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो, उसकी एनाट्रोपी इंक्रीज़ होती है। तो मेरा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। जो आगे वाले लेक्चर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनको लाज़मी देखिएगा। मुझे लगता नहीं है कि किसी और वीडियो से या किसी और के लेक्चर से आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा।